नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं परिवार की अवधारणा पर। विश्व के सभी समाजों में परिवार रूपी व्यवस्था देखने को मिलती है। कहीं पर परिवार के विकास के स्तर देखने को मिलता है, अर्थात परिवार ऐसी व्यवस्था है जिसमें बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास संभव हो पाता है। स्त्री पुरुष का यौन आकर्षण जब विवाह के रूप में समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह स्वतः ही परिवार में परिवर्तित हो जाता है। प्रसिद्ध मानवशास्त्री मेलिनोवस्की का कथन है कि विवाह ही नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन हेड है। विवाह से एक नया परिवार अस्तित्व में आता है। लूसी मेयर का मानना है कि परिवार का कानूनी आधार विवाह है। परिवार में व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की ही पूर्ति नहीं करता, वरन नए प्राणियों को जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त होने वाले सदस्यों के रिक्त स्थान को भी भरता है। बोहनन का कहना है कि परिवार लगभग सभी स्थानों पर यौन क्रियाओं के नियमन और समाज के नए सदस्यों की भर्ती के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि स्पष्ट है कि परिवार रूपी व्यवस्था तब कायम होती है जब विवाह होता है, और वह भी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो। केवल पति और पत्नी का संबंध परिवार नहीं हो सकता, बल्कि उनके संतान भी इसमें सम्मिलित होती है। यदि हम परिवार की प्रमुख परिभाषाओं पर गौर करें तो कई मानवशास्त्री और समाजशास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया है, जिसमें श्याम चरण दुबे ने अपनी पुस्तक ह्यूमन एंड कल्चर, मानव तथा संस्कृति, उसमें लिखा है कि परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है। उनमें से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतानें मिलकर परिवार का निर्माण करती है। इस प्रकार प्राथमिक या मूल परिवार के लिए माता पिता और उसकी संतान का होना आवश्यक है। लूसी मेयर ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लिखा है कि परिवार एक गार्हस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उसकी संतान रहती है। WHR रिवर्स ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है कि परिवार शब्द से हमारा आशय एक छोटे से सामाजिक समूह से होता है जिसमें माता पिता तथा बच्चे सम्मिलित होते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। यदि सारांश रूप में हम बात करें तो परिवार का निर्माण करने के लिए दो विषम लिंगियों का होना आवश्यक है जिन्हें यौन संबंध स्थापित करने की समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। लेकिन केवल पति पत्नी से ही परिवार का निर्माण नहीं होता, बल्कि इसमें उनके द्वारा पैदा किए गए बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर परिवार की कुछ विशेषताएं प्रकट होती हैं, जो कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर एंड पेज ने दो प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख किया है, एक सामान्य और दूसरी विशिष्ट विशेषता। जो सामान्य विशेषता की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम विवाह संबंध की। देखिए, विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है। विवाह द्वारा ही स्त्री व पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संतानें जन्म लेती है। माता पिता और संतान मिलकर ही एक परिवार का निर्माण करती है। तो इस प्रकार विवाह संबंध जो है एक
परिवार की सामान्य विशेषता है। दूसरी बात करें विवाह का एक स्वरूप, अर्थात इसमें दो विषम लिंगियों को यौन संबंधों की स्थापना करने व उन्हें स्थायी बनाए रखने की समाज द्वारा स्वीकृत संस्थात्मक व्यवस्था ही विवाह है। इस विवाह के कई रूप समाज में प्रचलित हो सकते हैं। एक समय में एक स्त्री व एक पुरुष का वैवाहिक बंधन एक विवाह के नाम से जाना जाता है। वर्तमान सभ्य समाजों एवं खासी, संथाल एवं कदार जनजातियों में यह विवाह प्रथा प्रचलित है। जब एक समय में एक पुरुष एक से अधिक पत्नियां रखता हो तो उसे हम बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। गोंड, बैगा एवं कई जनजातियों में यह प्रथा देखने को मिलती है। इस प्रकार बहुपति प्रथा भी है, भ्रातृक बहुपति प्रथा, अभ्रातृक बहुपति प्रथा भी देखने को मिलती है। महाभारत की यदि हम बात करें तो उसमें द्रौपदी का जो विवाह है 5 पांडव यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव से हुआ था, जो भ्रातृक बहुपति विवाह के नाम से जाना जाता है। तीसरी यदि हम बात करें वंश नाम की व्यवस्था, अर्थात परिवार में किस वंश से बच्चे जाने जाए, इसके लिए परिवार में वंश नाम की व्यवस्था की गई है। पितृवंशीय परिवारों में यह नामकरण पिता के वंश के आधार पर होता है, जबकि मातृवंशीय परिवारों में माता के वंश के आधार पर होता है। भारत में हिंदुओं एवं भील, कंजर, मीणा, संथाल आदि अनेक जनजातियों में नामकरण पितृवंशीय आधार पर होता है, जबकि गारो, खासी, नायर परिवार में वंश नाम जो है माता के नाम से होता है। चौथी बात यदि हम करें तो इसकी आर्थिक व्यवस्था है। परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने तथा उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था सभी परिवारों में देखने को मिलती है। और पांचवी सामान्य निवास, परिवार के सभी सदस्यों के निवास की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होती है। विवाह के बाद जब पति पत्नी पति के पितृवंशजों के यहाँ रहते हैं तो उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं, और यदि इसके विपरीत माता के निवास पर जब रहते हैं तो उसे मातृ स्थानीय परिवार कहा जाता है। यह व्यवस्था नायर, गारो, खासी आदि जनजातियों में देखने को मिलती है। कुछ जगह नव स्थानीय परिवार भी पाए जाते हैं। तो ये सामान्य विशेषता हुई जो लगभग सभी जगह पाई जाती रही है, लेकिन कुछ परिवार की विशिष्ट विशेषताएं भी हैं, और यह विशेषताएं जो है इस रूप में है। नंबर 1, सार्वभौमिकता, यानी परिवार की उपस्थिति सार्वभौमिक है। कोई भी समाज, चाहे वह आधुनिक हो या प्राचीन, नगरीय हो या ग्रामीण, सभी में परिवार देखने को मिलेगा। दूसरा, भावात्मक आधार, परिवार के सदस्य भावात्मक बंधनों से बंधे होते हैं। माता पिता एवं बच्चों के बीच त्याग एवं वात्सल्य की भावना पाई जाती है। परिवार में प्रेम, सहयोग, दया, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान आदि की भावनाएं विद्यमान होती है। तीसरा, रचनात्मक प्रभाव, मनुष्य जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम परिवार के संपर्क में आता है। परिवार के सदस्यों का शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण में परिवार अहम भूमिका निभाता है। C.H. कूले ने परिवार को मानव स्वभाव की पोषिका कहा है। समय और महत्व की दृष्टि से भी परिवार का स्थान अन्य समितियों की तुलना में ऊंचा है, इसीलिए इसे शिशु की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। सीमित आकार, यहाँ पर बड़े समूह की तुलना में परिवार का जो स्वरूप है वो छोटा होता है, सीमित आकार होता है, और इसमें यह भी कह सकते हैं कि पुरानी पीढ़ी वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होती जाती है
अतः नई पीढ़ी के आने पर भी सदस्यों की संख्या एक निश्चित सीमा तक ही बनी रहती है। सदस्यों के विभाजन के कारण ही भी परिवार का आकार छोटा बना रहता है। पांचवी बात करें हम तो इसमें सामाजिक संरचना में परिवार की केंद्रीय स्थिति। परिवार की सामाजिक संरचना में इस रूप में केंद्रीय स्थिति है कि यह समाज का निर्माण भी विभिन्न रूप में होता है। परिवार एक इकाई के रूप में है। प्रसिद्ध विद्वान अरस्तु ने समुदाय को परिवारों का योग माना है। सदस्यों का उत्तरदायित्व। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है। संकट के समय व्यक्ति अपने समाज व देश के लिए त्याग व बलिदान करता है, परंतु परिवार के लिए तो वह सदैव ही कुछ न कुछ करता ही रहता है, इसलिए उसका दायित्व भी ज्यादा बढ़ जाता है। सामाजिक नियंत्रण। परिवार पर सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। अनेक ऐसे नियम, प्रथाएं एवं रूढ़ियां हैं जो परिवार को बनाए रखने एवं उस पर नियंत्रण रखने में योग देती है। कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से न तो वह विवाह कर सकता है और न ही परिवार का निर्माण कर सकता है। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम तथा 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम विवाह एवं परिवार का नियमन करते हैं और अंतिम परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति। एक समिति के रूप में परिवार स्थायी भी है और अस्थायी भी। सदस्यों की मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि से एक परिवार की सदस्यता त्यागी जा सकती है, लेकिन एक संस्था के रूप में परिवार अमर है। संस्था के रूप में परिवार के नियम और कार्य प्रणाली आते हैं जो परिवार को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसलिए ही आदि काल से अब तक परिवार किसी न किसी रूप में बना हुआ है। तो इस प्रकार मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की सामान्य और विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन किया है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।